हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो हम अपने क्लास 11th के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है वो डील करता है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर ब्रीफली हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ के ओरिजिन से लेकर के जो मॉडर्न टाइम में हम जो अर्थ देखते हैं उसको बनने में क्या क्या प्रोसेसेस हुए, और इनके बारे में जितने भी इनसे रिलेटेड कुछ फिनोमिना है छोटे छोटे, कि क्या एक हमारे पास में थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, जिसके बेसिस पे हम ये मानते हुए आए हैं मोटा मोटा तौर पे कि हाँ अर्थ कुछ इस तरीके से बनी होगी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे आइडिया लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो चीज दी हुई है हम उसी को एक बार लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे काफी कुछ इन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, अपन उसके अंदर ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, यहाँ से जो काम की चीज है हम उसको उठा लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि मतलब आपके माइंड में हमेशा आता है कि क्वेश्चन सच दैट हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, मे बी मैनी मोर सच क्वेश्चंस आर स्टिल देयर इन योर माइंड। तो इस तरीके से देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ हमारे माइंड में हमेशा से क्वेश्चन रहते रहे हैं, क्या कि स्काई के अंदर कितने सारे स्टार्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्या स्काई की कोई लिमिट भी है, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमारे माइंड में हैं। तो स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जो गैलेक्सी है उसके अंदर अर्थ किस तरीके से आया, या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो जो हम स्टार्स को देखते हैं क्या वो स्टार्स हैं उनका कंटिन्यूस फॉर्मेशन चल रहा है, क्या उनकी कोई भी लाइफ होती है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, है ना, क्या इस स्काई की कोई लिमिट भी है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं। यस, अर्ली थ्योरीज। तो जब ओरिजिन हुआ था अर्थ का उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई हैं। उन थ्योरीज के अंदर सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अ लार्ज नंबर ऑफ hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth। ठीक है, तो अलग अलग हाइपोथेसिस आए, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने हमें इनके बारे में बताया। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस फिलोसोफर थे। ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, इन्होंने काफी सारी फिलोसफीज दी हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। मैथमेटिशियन लाप्लास रिवाइज्ड इट इन 1796। इट इज आल्सो नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने बेसिकली किसके बारे में बात की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात करी थी। दिस हाइपोथेसिस considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with youthful sun which was slowly rotating। तो इन्होंने क्या कहा था, the planets were formed out of a cloud material। देखिए हुआ क्या था कि जो planets हैं वो बेसिकली कुछ ना कुछ एक मटेरियल के तो बने हुए होंगे, तो इस यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा क्लाउड सा बना हुआ होगा कुछ एक मटेरियल का, उससे अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, जो धीरे धीरे ऐसे रोटेट कर रहा था, और रोटेट करते करते उसमें से कुछ इसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते गए, और उसके बाद में क्या हुआ कि वहां से हमारे पास में प्लैनेट्स बने। ऐसा कौन कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस कहता है, जो कि इन्होंने दिया था जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, और जिसको रिवाइज किया था लाप्लास ने। तो उसका ये कंक्लूजन था। In 1950s, Otto Schmidt in Russia and Carl Wiener in Germany somewhat revised the nebula hypothesis। फिर बाद में इसके अंदर और मॉडिफिकेशन हुए थे, दो डिफरिंग इन द डिटेल्स। इन्होंने कुछ डिटेल्स जो थी उनसे ये एकदम बिल्कुल एग्री नहीं करते थे, तो इन्होंने रिवाइज किया था उसमें। They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust। इन्होंने क्या कहा था कि जो यंग सन था, मतलब सन का भी जब ओरिजिन हुआ था उस टाइम की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि जो यंग सन था, ठीक है, सन जब अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर होता है उस टाइम पे सोलर नेबुला बना था। सोलर नेबुला बेसिकली एक बहुत बड़ा एक आपके पास में क्लाउड टाइप में आप मान सकते हैं, जिसके अंदर डस्ट थी, गैसेस थी, इस तरीके से था। उसके अंदर क्या था, मोस्टली कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम थी। आप हमेशा से देखेंगे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो ही जो चीजें हैं सबसे ज्यादा हमें सन के अंदर मिलती हैं। जो सन के अंदर सारा प्रोसीजर हम देखते हैं वहां सबसे ज्यादा प्रेजेंस इन दो चीजों की है। 99.5% सन जो है वो इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो सोलर नेबुला होगा वहां पे भी हाइड्रोजन एंड हीलियम की प्रेजेंस होगी। सोलर नेबुला मींस एक ऐसा क्लाउड होगा बहुत बड़ा डस्ट और गैसेस का, जिसके अंदर क्या होंगी, कुछ
सोलर से आई हुई गैसेस प्रेजेंट होगी। सोलर से आई हुई कौन कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम होगी। ठीक है, व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि वो बार बार जब उसके अंदर जो बहुत सारी गैसेस थी, डस्ट थी, उसका जब ऐसे रोटेशन चल रहा था, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स का फ्रिक्शन और कोलिजन, क्योंकि जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से मूव करके फ्रिक्शन करेंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। मान लीजिए वहां यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इनके अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे की तरफ जब मूव करेगा, ये इससे आके क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, या फिर जब ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के पास इसको कोलिजन करने जा रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, उसको टच करके निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन भी कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे क्यों हो सकता है, दूसरे पार्टिकल की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से भी हो सकता है। तो जब एक पार्टिकल वहां से क्रॉस करके जा रहा है, तो क्रॉस करके जाते हुए डस्ट पार्टिकल की वजह से भी उसको फ्रिक्शन मिल सकता है, कोई दूसरा हाइड्रोजन या हीलियम का एटम हो सकता है, उसकी वजह से भी उसको फ्रिक्शन मिल सकता है। तो फ्रिक्शन एंड कोलिजन हुए थे, उसकी वजह से वहां पे डिस्क जैसी शेप बन गई थी। तो जो कुछ मान लीजिए ऐसा हुआ होगा, यस, कुछ अगर वो इस तरीके से आपके पास में कोई एक नेबुला था, तो उसकी शेप कुछ ऐसी डिस्क जैसी बनने लग गई होगी। ठीक है ना, ये डिस्क लाइक शेप है, ये डिस्क जैसी शेप उसकी बनने लग गई होगी, और डिस्क शेप से आप बाद में कह सकते हैं कि आपके पास में एक्रीशन, यानी वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लग गए, कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन हो रहा है, कोई दूसरे को जाके कोलिजन कर रहा है, तो यहीं से बाद में जाते हुए क्या बने थे, प्लैनेट्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planets. Basically क्या हुआ कि पहले तो अर्थ की किस तरीके से फॉर्मेशन हुई उसी के ऊपर बात सारी होती थी। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, ये थ्योरीज हमारे पास में आ गई, इनमें मॉडिफिकेशन हो गए, तो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, सिर्फ अर्थ के ओरिजिन पे बात नहीं करते थे, वो पूरी यूनिवर्स के ओरिजिन पे बात करते थे कि ये पूरी यूनिवर्स ही कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, क्योंकि इस यूनिवर्स से बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक अर्थ नहीं है, अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उन सबका ओरिजिन कैसे हुआ उसको लेकर के यहाँ पे बात करना शुरू हो गए थे। यस, तो अभी तक हमने क्या देखा है, नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में बात करी गई थी, देन उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशंस हुए, सोलर नेबुला की बात होने लगी। सोलर नेबुला से हमें पता लगा कि डिस्क जैसी शेप बन रही है, और डिस्क जैसी शेप से क्या होने लग गया था, एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से यहां से कुछ प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए होंगे। यस, देन मॉडर्न थ्योरीज, अभी प्रेजेंट डे में जो थ्योरीज एक्सेप्ट की जा रही है उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, के अंदर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते थे पहले के टाइम में, और आज हम बात करते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन की, है ना। यस, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या नाम है इसका, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन, आप सब लोगों ने भी काफी इसका नाम सुना हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी का। तो बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली क्या है, इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये प्रेजेंटली ये बात बताती है कि यूनिवर्स जो है अभी भी एक्सपैंड कर रही है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन लिमिटेड नहीं है कि इतना ही हो गया है, वो अभी भी एक्सपैंड कर रही है, इसीलिए इसका नाम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी है। एडविन हबल in 1920 provided the evidence that the universe is expanding। आपने इनके नाम पे बहुत सुना होगा, नासा के साइंटिस्ट थे, हबल टेलीस्कोप भी इनके नाम पे ना। As time passes, galaxies move further and further apart. You can experiment and find what does the expanding universe mean। बेसिकली एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का मतलब आप छोटा सा समझ सकते हो कि आपने एक बलून ले लिया, ठीक है, आपने पेन से उसके अंदर ऐसे दो डॉट को मार्क कर दिया, डॉट को मार्क करने के बाद में क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर एयर भरते जा रहे हो, एयर भरने के बाद में क्या हो जाएगा, इसमें जैसे आपने इसको एयर भरा, इसका साइज एक्सपैंड हो जाएगा। साइज एक्सपैंड होते आपको दिखेगा कि एक जो डॉट आपने फर्स्ट वाला बनाया था, ये फर्स्ट डॉट है, ये सेकंड डॉट है, फर्स्ट वाला डॉट यहाँ रह गया, सेकंड वाला डॉट यहाँ आ गया, इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, फर्स्ट एंड सेकंड डॉट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसके अंदर एयर फिल करते जा रहे हो, ये बलून एक्सपैंड होते जा रहा है, यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एक्सपैंड हो रही है। वैसे क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं या जो प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर भी ऐसे डिस्टेंस एक्सपैंड होती जा रही है। आप इसको मान सकते हैं यूनिवर्स, ठीक है, इस यूनिवर्स का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये प्लैनेट्स जो हैं, या ऐसे ही आप गैलेक्सीज को भी ले सकते हैं, गैलेक्सीज का साइज भी जो है वो एक दूसरे से बढ़ता, इनका डिस्टेंस भी एक दूसरे से बढ़ता जाएगा। सेकेंड थिंग ये यहाँ पे ऐसा भी कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास में जो फर्स्ट वाला जो डॉट है,
उसका जितना साइज है उसके कंपैरिजन में जब ये बड़ा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसका भी साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। रीजन क्या है? यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड करता है या बलून जैसे जैसे एक्सपैंड करता है, ये वाला डॉट छोटा था वो हमें बड़ा लगने लग जाता है। सिमिलरली यूनिवर्स भी जब जब एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे गैलेक्सीज का साइज भी बढ़ने लग जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ पे कुछ दी हुई है, ठीक है। यस, द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। क्या क्या स्टेजेस हैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनको भी हम देखते हैं। 2-3 स्टेजेस हैं, उनको हम बात करेंगे और इस डायग्राम को हम समझेंगे। In the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball, singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. बेसिकली क्या था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ या यूनिवर्स का जो हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे जितना भी मैटर था, ऑल मैटर, मतलब जिस पूरे मैटर का भी हम यूनिवर्स बना हुआ माने, वो पूरा मैटर क्या है, एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट हो गया था। जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो टाइनी आपको एटम दिख रहा है ना, ऑल मैटर, ठीक है ना, ऑल मैटर एट अ प्लेस। क्या था? इनफाइनाइट इसका टेम्परेचर हो गया, इनफाइनाइट इसकी डेंसिटी हो गई, है ना। क्या प्रॉपर्टी थी? इनफाइनाइट तो इसका टेम्परेचर हो गया था एंड इनफाइनाइट ही इसकी डेंसिटी हो गई थी, ठीक है। बेसिकली क्या था कि पूरा मैटर जब एक जगह आ जाएगा तो उन सबका टेम्परेचर एक साथ में आ जाएगा, और सबका टेम्परेचर एक साथ में आने से यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच गया ना, और डेंसिटी भी उसकी इनफाइनाइट होगी। तो बहुत सारी चीजें होगी, इतना सारी जो चीज है उसको आप जब कॉम्पैक्ट कर दोगे, एक ही पॉइंट पे लेके आ जाओगे, यानी उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, पूरा मैटर एक जगह पे आने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई थी। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एट द बिग बैंग tiny ball exploded violently. This led to a huge expansion. This is now generally accepted that the event of the Big Bang theory took place 13.7 billion years before the present. देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में निकल करके आ रही है, उसको हमें समझना है, ठीक है। The event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपके एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है कि अर्थ का जो ओरिजिन हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी कितने टाइम पहले हुआ होगा। तो 13.7 बिलियन ईयर बिफोर। कितना है? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। बेसिकली हुआ क्या था, जैसे ये टाइनी बॉल की हम बात कर रहे हैं, सारा मैटर एक ही जगह पे कंसिस्टेड है, यहाँ पे ना कंसंट्रेट हो रखा है एक ही पॉइंट के ऊपर। अब हुआ क्या होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतनी ज्यादा डेंसिटी जब एक साथ एक पॉइंट पे आ जाएगी तो इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। और जैसे ही एक्सप्लोजन होगा सारी चीजें वायलेंटली इधर उधर बिखर जाएंगी। तो जब यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था उसी टाइम पे हम यूनिवर्स का फॉर्मेशन मान सकते हैं। कितना टाइम था वो? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो एक्सप्लोजन होने के बाद में सारी चीजें इधर उधर बिखर गई थी, इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया था, वो प्रेजेंट तक चल रहा है, ठीक है। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो चीज हुई थी वो प्रेजेंटली भी चल रही है, ठीक है ना। एक्सपेंशन जो एक्सप्लोजन के बाद में शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है ना। ये बात हमें ये कह रही है। एज इट ग्रू some energy was converted into the matter. There was particularly rapid expansion with fractions of seconds after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. बेसिकली क्या हुआ कि जब इतना बड़ा एक्सपेंशन एक साथ हुआ या एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ इतनी एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज होने वाली एनर्जी से भी कुछ हमें पास में मैटर बन गया। मैटर बनने का मतलब क्या था? बेसिकली सारी गैसेज और डस्ट एक जगह आई हुई थी। जब एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगी, कुछ गैसेज होगी डिकम्पोज हो जाएंगी, या एक गैस का मॉलिक्यूल है वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वहां पे जब नई गैस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, कुछ नया एटम बनने लग जाएगा, वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि नया मैटर वहां पे बन गया था। नया मैटर मतलब वहां पे कुछ नया एटम बन गया था। There was particularly rapid expansion within fractions of second after the bang. जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी ब्लास्ट होता है तो बैंक के साथ में जब जैसे ब्लास्ट हुआ एकदम से, मतलब है ना, वहां के आसपास का सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जाता है विद इन 2 और 3 सेकंड्स।
वैसे यहाँ पे जैसे बैंग हुआ था इतना बड़ा, तो उसके बाद में पूरे आसपास के रीजन के अंदर क्या हो गया था कि नई सारी चीजें बननी शुरू हो गई थी, एक्सपेंशन शुरू हो गया था बहुत दूर दूर तक, जल्दी से ऐसा मैटर पूरा बिखर गया था। जैसे ब्लास्ट होता है कैसी चीजें बिखरती है, आप देखते हो ना अभी दिवाली के ऊपर आप जब भी पटाखों को जलाते हो तो उस टाइम पे कैसे ब्लास्ट होता है, एक्सपेंशन होता है, कि जैसे उसका पटाखे के अंदर जितना भी सारा मटेरियल डाला होता है सारा फैल जाता है, आसपास का पूरा मैटर बिखर जाता है। वैसे यहाँ पे हुआ था, तो पूरा मैटर कंसंट्रेटेड था, सारा बिखर गया, तो क्या हो गया कि वो विद इन सेकेंड्स तो पूरा एक्सपेंशन हो गया, लेकिन उसके बाद में एक्सपेंशन क्या धीरे 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 आज भी चल रहा है। ठीक है, विद इन 3 सेकेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, विद इन 3 सेकेंड्स, विद इन 3 मिनट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है सर, थोड़ा यहां से वापस से ले लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विद इन 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। तो जो शुरुआत के 3 मिनट थे, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इस पूरे स्लाइड से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, बिग बैंग इवेंट जो हुआ था कितने टाइम पहले हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए, इसको आप अगर आप पूरे डायग्राम को एक साथ समझना चाहिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो पूरा एटम जो था या पूरा मैटर जो था एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड था, इसके कंसंट्रेटेड होने के साथ ही जैसे एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सप्लोजन है ना, ये एक्सप्लोजन है। जैसे एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ, एक्सप्लोजन होने के साथ ही यूनिवर्स एक्सपैंड होनी शुरू होगी, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, ये टिल टुडे है ना, आज भी ऐसा एक्सपेंशन इसका कंटिन्यू चल रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। देन विद इन 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. Basically 3 lakh years में क्या हुआ था कि जैसे बिग बैंग होने के बाद में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। देखो एक बार तो जब एक्सप्लोजन होता है ना तो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। रीजन क्या था, जो मैटर एक ही जगह पे था, इनफाइनाइट हीट थी। जैसे एक्सप्लोजन होगा पूरे में हीट एक्सपैंड हो जाएगी। कितना टाइम लगा उसको, 3 लाख ईयर्स लग गए। उसके बाद में उसका टेम्परेचर कितना आ गया था, 4500 केल्विन तक पहुंच गया था। वहां से क्या एटॉमिक मैटर बनना शुरू हुआ, मतलब नए नए एटम्स बनने और शुरू हो गए। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। जैसे एक्सप्लोजन होकर के इतना टाइम निकल गया, मैटर पूरी जगह पे एक्सपैंड होता गया, सारी गैसेस एक्सपैंड हो गई, डस्ट भी पूरी एक्सपैंड होती गई, तो ट्रांसपेरेंसी आने लग जाएगी, है ना। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे इसका एक्सप्लोजन होगा, है ना, एक्सप्लोजन होता है यहाँ से कुछ एक, मान लीजिए एक पार्टिकल इधर चला गया, एक इधर चला गया ना, एक यहाँ चला गया, तो क्या होगा, इधर पूरे रीजन के अंदर जो डस्ट है ना, ये पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3। तो जैसे ही एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे क्या थी, पूरे के अंदर डस्ट थी। अब 3 लाख ईयर्स निकल गए तो ये पार्टिकल यहीं ना रह करके कहीं बहुत ज्यादा दूर पहुंच गया। जैसे ही बहुत दूर पहुंच गया तो ये जो बीच में डस्ट थी ये भी क्या हुई, एक्सपैंड करते 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 यहाँ तक आ गई। तो यहाँ तक जितनी कम ट्रांसपेरेंसी में देखने को मिल रही थी, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ दिखेगी ना। यहाँ ट्रांसपेरेंट कम था, 3 लाख ईयर्स के बाद में यही वाला पॉइंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो डस्ट भी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी। जैसे जैसे डस्ट एक्सपैंड होगी क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आने लग जाएगी, है ना। जैसे आप देखते हो ना, पटाखे छूटता है तो आसपास में एक बार तो पूरा पूरा उसका धुआं धुआं सा हो जाता है, फिर 1-2 मिनट के बाद में उसका पूरा धुआं खत्म होने लग जाता है। वो क्या होने लग गया, पूरे रीजन के अंदर एक्सपैंड होने लग गया। सेम वही बात है यहाँ पे, है ना, एग्जैक्ट आप उसको रिलेट कर सकते हो। यस, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। जो नए नए जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए या पार्टिकल बताए वो क्या थी, गैलेक्सीज थी। उन गैलेक्सीज के बीच में स्पेस बढ़ने लग गया, है ना। एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज Hawley's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the argument of expanding universe. Basically क्या था, हॉयले का कॉन्सेप्ट था। हॉयले ने क्या बताया कि भाई स्टेडी स्टेट होता है, मतलब जैसे एक्सप्लोजन हुआ था ना, एक्सप्लोजन के बाद में कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं हुआ, और एक्सपेंशन होकर के आज भी कंटिन्यूस एक्सपेंशन नहीं चल रहा है। ये उन्होंने बात की थी कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन नहीं चल रहा है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी जो अभी भी रिसर्च कर रही है वो क्या बताते हैं कि नहीं, एक्सपेंशन तो हो रहा है ना, आज की डेट में भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन कंटिन्यूस फिनोमेना है। तो होले का जो कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट वाला, कि एक्सप्लोजन होने के बाद में जो चीजें जहां थी वो वहीं ठहर गई, एक्सपेंशन कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो बात सही नहीं है। यस,
देखिए द बिग बैंग थ्योरी को इस डायग्राम के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये रहा आपके पास में वो ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स कंटेंट इन वन स्पॉट, एक ही जगह के ऊपर सारा आपके पास में मैटर आ गया था। अब सारा मैटर जब एक ही जगह के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो एक्सप्लोजन होते ही ये पूरा क्या होने लग जाएगा, पूरा मैटर सब जगह पे एक्सपैंड होने लग जाएगा। जैसे एक्सपैंड हो रहा है तो क्या हो गया कि यहाँ की जो डस्ट थी वो भी देखो, सबसे पहले जैसे एक्सप्लोजन हुआ इस पॉइंट पे कहीं पे था, ठीक है। जैसे एक्सप्लोजन हुआ वो कोई इस पॉइंट तक था, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, मतलब आज तक कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होते जा रहा है। तो इनके बीच में जो पहले डस्ट इतनी सी डिस्टेंस में थी, फिर डस्ट इतने में आई, फिर डस्ट इतने में, और अब डस्ट इतने पूरे रीजन के अंदर है। तो क्या होगा, इतना जो पूरा सेक्शन है डस्ट इतने सारे में फैल गई, छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह के अंदर आ गई, तो ट्रांसपेरेंसी हमारे पास में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रेजेंट कंडीशन है बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ एडविन हबल, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया था, लेमेट्रे ने जो बताया था, आइंस्टीन ने जो बताया था, इन सब का कंबाइंड रिजल्ट जो है वो आज यही आता है। तो बिग बैंग थ्योरी को बेसिकली ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि ये बात सही है, ठीक है। विद टाइम क्या है, धीरे धीरे ये चीज एक्सपैंड होते जा रही है। विद टाइम जैसे आप देखेंगे बिग बैंग जैसे ही हुआ उससे लेकर के आज तक यूनिवर्स बहुत एक्सपैंड कर गई है, आगे भी और एक्सपैंड करती जाएगी। यस, द स्टार्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली अभी तक हम कहां की कहानी तक पहुंच गए, अभी तक हमने ये समझ लिया कि जब बिग बैंग हुआ था उससे जो अर्थ का, उससे पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। यूनिवर्स के अंदर जो ओरिजिन के बाद में वो मैटर पूरी जगह एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंशन आज भी चल रहा है, और वहां से नए नए एटम्स बने, नए मैटर का फॉर्मेशन हुआ और सारी चीजें। अब इस यूनिवर्स के अंदर कुछ स्टार्स भी हैं, उन स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको हम समझ लेते हैं। तो यहां बताया गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो क्या था कि जैसे एक्सपेंशन हुआ पूरा, कोई जरूरी नहीं था कि सारी डायरेक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ इन सारी डायरेक्शंस के अंदर इक्वल और सेम अमाउंट की एनर्जी जा रही है या मैटर जा रहा है ना। यहाँ पे जितना मैटर है उतना यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कोई डायरेक्शन के अंदर ज्यादा गया हो, कोई डायरेक्शन में कम गया हो, ऐसा वहां पे हो रहा था। These initial density differences gave rise to differences in the gravitational forces and is caused the matter to the get drawn together। बेसिकली हुआ क्या, मान लीजिए कहीं पे आपका जो मैटर है ज्यादा चला गया, कहीं पे कम चला गया, तो जहां पे मैटर ज्यादा गया है या ज्यादा थोड़ा कम गया है, यहाँ पे मान लीजिए आपका मैटर थोड़ा चला गया, यहाँ थोड़ा कम गया है, फिर इधर कुछ करके थोड़ा सा और गया है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है, दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। तो हुआ क्या कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आपकी डिस्टेंस जैसे से बढ़ती जाएगी, gravitational force is inversely proportional to distance square। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली आपकी डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती है, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कम होती है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके लिए ज्यादा लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये एक जनरल फिनोमिना मैंने आपको बताया, टू बी वेरी प्रिसाइज ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं जब आपको फॉर्मूला बताऊंगा Gm1m2/r² करके फॉर्मूला लगता है, थोड़ी सी उसकी कुछ कंडीशंस है ना, तो वो आप समझेंगे बाद में। केपलर्स के लॉ जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात आती है, फिजिक्स में भी आता है, थोड़ा जियोग्राफी में भी हमारा इसका रिलेशन है। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस अलग अलग होती गई, यहाँ पे क्या होने लग गया कि इनका फॉर्मेशन एक साथ होने लग गया, ये पूरा एक बनने लग गया मैटर। थोड़ा मैटर यहाँ पे था, थोड़ा इसके और पास था, और पास था, और पास था, तो ये पूरा एक बनने लग गया। कुछ यहाँ था, इसके पास में आसपास ज्यादा मैटर नहीं था, तो ये ऐसे ही रह गया। जिनके पास ज्यादा मैटर था तो एक्यूमुलेट होके वो इतना बड़ा बन गया, जिसके पास भी था वो बड़ा बन गया, जिसके पास नहीं था वो छोटा ही रह गया। तो ये चीज हमें किससे पता लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होने लगी, चीजें एक साथ आने लग गई। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। और जैसे जैसे मैटर ये एक साथ आने लग गया, ये अपने आप में क्या बनने लगी, गैलेक्सी बनने लग गई, ठीक है ना। ये कोई गैलेक्सी एक बन गई, ये भी कोई अपने आप में गैलेक्सी बन गई,
है ना। तो इसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर क्या होने लगी, गैलेक्सीज बनने लग गई। A galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distances that are measured in the thousands of light years. बेसिकली क्या था, हर एक गैलेक्सी के अंदर अपने आप में क्या होता है, स्टार्स होते हैं। इसके अंदर भी कुछ स्टार्स होंगे, इस गैलेक्सी में भी कुछ स्टार्स होंगे, है ना। हर एक गैलेक्सी में अपने अपने कुछ स्टार्स होते हैं। अब इनके अंदर जो स्टार्स हैं या इन गैलेक्सीज के बीच की, यहां से अगर हमें डिस्टेंसेस लेनी है, गैलेक्सी 2 और गैलेक्सी 1 के बीच में कितने डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस किस में मेजर करी जाती है, लाइट ईयर के अंदर। क्या यूनिट ली यहां पे क्या यूनिट लिया, हम उसकी बात कर रहे हैं, लाइट ईयर। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास में मीटर होता है, आपके पास में किलोमीटर होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, वैसे यहाँ पे लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या होता है, लाइट ईयर होता है ना। तो ज्योग्राफी के अंदर जब हम बात करें स्पेसिफिकली इस सेक्शन में जहां पे हमें इतनी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना है, तो उसके लिए हम यही कहेंगे। तो हम ऐसे बात नहीं करेंगे कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स में, हम लाइट ईयर्स में बात करेंगे कि सन अर्थ से कितने लाइट ईयर्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो लाइट ईयर्स में बात की जाती है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। बेसिकली डायमीटर इनका इतना इतना है, मतलब एक पूरी जो गैलेक्सी है उसका आप डायमीटर, ये वाला जो पूरा सेक्शन होता है, डायमीटर तो जानते ही हो आप सब लोग, है ना। ये जो पूरा डायमीटर होता है, ये डायमीटर कितना है, 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। बहुत बड़ी बड़ी, है ना, गैलेक्सीज होती हैं। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड द नेबुला। ठीक है, होगा क्या कि भाई गैलेक्सीज बननी शुरू कैसे हुई, मैटर का एक्यूमुलेशन हुआ। सर मैटर का एक्यूमुलेशन कैसे हुआ, मैटर क्या चीज थी, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन थी। हमने बात कही ना, पूरी सन नेबुला थी, सन की जो नेबुला थी वो पूरा एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट हो गई, इनफाइनाइट टेम्परेचर हो गया, फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया, तो वहां से कुछ नए मैटर भी बनना शुरू हुए, लेकिन बहुत सारा मैटर वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम के फॉर्म में था, वो क्या होना शुरू हो गया, एक जगह आना शुरू हो गया। डस्ट भी थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में क्या है, डस्ट भी है, डस्ट है और हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डस्ट है प्लस में हाइड्रोजन है, तो डस्ट और हाइड्रोजन से क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक नेबुला बनना शुरू हो जाएगा। नेबुला मींस आप क्लाउड मान सकते हैं इसको, एक टाइप का एक क्लाउड है जो यहाँ पे बनना शुरू हो गया। ठीक है, यानी एक क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा। अब ये क्लाउड क्या करेगा, वहां पे स्टार्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, गैलेक्सी बनेगी, गैलेक्सी के अंदर इसी तरीके से स्टार्स बन जाएंगे। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्प्स ऑफ गैस। जैसे जैसे ये बनता जाएगा, इसके अंदर भी क्या होने लग जाएंगे, छोटे छोटे क्लम्प्स बनने लग जाएंगे, नहीं लोकलाइज ऐसे कुछ क्लम्प्स बनने लग जाएंगे, या कुछ ऐसा पूरा एक सेक्शन बनने लग जाएगा। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars. यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे कुछ क्लम्प्स बनने लग गए ना, ये क्या है अपने आप में, अब ये बनने लग जाएंगे स्टार्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5-6 बिलियन ईयर्स अगो। देखिए, जो हमारे पास में बिग बैंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बनी थी, यूनिवर्स के कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना, स्टार्स की एज बहुत कम है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये जो हम बात कर रहे थे। ये देखिए एक टाइमलाइन अगर मैं बना रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, 13.7 बिलियन ईयर्स, है ना। यहां पे आकर के इस 13.7 से अभी हम कहां पे आ गए, सीधा सीधा करते करते, है ना। फिर ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ 10 आया होगा, है ना, यहाँ पे मान लीजिए फिर कुछ आते आते 5 आया होगा। तो इस 5 to 6 इस पूरी रेंज के अंदर, ये 5 to 6 की जो ये रेंज रही होगी, इस पूरे के बीच में क्या होना लग गया होगा, स्टार्स बनने लग गए होंगे। ठीक है, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे हमारी यूनिवर्स बन गई थी इतने टाइम पहले। उसके बाद में जैसे 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 और टाइम निकलता गया, हम कहाँ हैं यहाँ पे, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है ना, टाइम स्केल को अगर आप देखेंगे तो आप प्रेजेंट से देखेंगे, प्रेजेंट से 1 बिलियन ईयर अगो, 2 बिलियन ईयर अगो, 5 बिलियन ईयर अगो, 10 बिलियन ईयर अगो, 13.7 बिलियन ईयर अगो, 50 बिलियन ईयर अगो, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उससे तो हम थोड़ा पीछे की तरफ यानी प्रेजेंट की तरफ ही बात करें, प्रेजेंट से हम जाना देख रहे हैं, तो 5 बिलियन ईयर्स अगो, 5 to 6 बिलियन ईयर्स में पहले स्टार्स बने थे, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बनी थी। तो ये बात समझ में आ रही है। इसको पूरे को मैं समराइज करता हूं। हमने क्या बात करी अभी यहाँ पे कि जितनी भी गैसेज और डस्ट थी, ठीक है,
एनर्जी जो पूरी जो थी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड थी, ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद में वो सारे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सारी इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर नहीं थी, वहां पे उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका एक अलग से क्लाउड सा बनने लग गया था, वो पूरा मैटर एक साथ आने की वजह से वहां पे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया, और वो जो गैलेक्सीज थी उनके अंदर फिर क्या हुआ, लोकलाइज एरिया के अंदर छोटे छोटे एरियाज के अंदर जैसे जैसे गैसेस डेंस होती गई, ठंडी होती गई, वहां पे इकट्ठा होती रही, वहां से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। ये जो पूरा जो बना हुआ था रीजन या सेक्शन जो गैलेक्सीज बनी थी उसको हमने नेबुला कहा है। नेबुला बेसिकली क्या था, डस्ट और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना था। अभी तक हमने ये सारी कहानी पढ़ी है, ठीक है। लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। बेसिकली इसके अंदर लाइट ईयर में लाइट नाम आता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइट ईयर, ईयर मतलब तो क्या होगा, टाइम को मेजर कर रहा होगा, नहीं डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज है। Light travels at a speed of 3 lakh km per second. Considering this, the distances the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. नाम कैसे दे दिया सर, ये क्या चीज है, हमें समझ नहीं आई है ना। थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जो लाइट है ना, लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर लाइट कितना चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। स्पीड तो गजब की है ना। अब ये पूरा 1 ईयर के अंदर लाइट जो है 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ले रही है, लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ले रही है उस डिस्टेंस को नाम क्या दिया गया है, लाइट की 1 ईयर के अंदर जो डिस्टेंस आ रही है उसका नाम क्या है, लाइट ईयर है, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 9.461 मल्टीप्लाइड विद 10 to the power 12 किलोमीटर, इतनी होती है। ये 10 to the power 12 होना चाहिए था, ठीक है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज this 149,598,000 किलोमीटर्स। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली बताया गया है कि ये इतना लाइट ईयर के अंदर डिस्टेंस है। तो अब हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, हमें बेसिकली अर्थ और के सन के बीच में डिस्टेंस को ध्यान रखना है। सन एंड अर्थ, ठीक है, उनके अंदर लाइट ईयर में डिस्टेंस देखें 8.311 मिनट्स की है। हमें बस ये ध्यान रखना है लाइट की स्पीड कितनी होती है, और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.461 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर्स। ओके, यस। देन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, क्या बनाया सबसे पहले, यूनिवर्स। यूनिवर्स का पता लग गया कितना, 13.7 बिलियन ईयर्स। देन क्या बनाया भाई, स्टार्स। स्टार्स कितने टाइम पहले बन गए, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब क्या बना रहे हैं, प्लैनेट। कहानी समझ रहे हो, पहले वाले क्या कर रहे थे, सीधा सीधा प्लैनेट से शुरू करते थे। मॉडर्न जो है उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने कहा यूनिवर्स को समझेंगे, यूनिवर्स के बाद में स्टार्स बने, स्टार्स के बाद में प्लैनेट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हुए जा रहे हैं। यस, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के अंदर क्या बताया गया हमें, the following are considered to be the stages in which development of planets took place, है ना। yes, the stars are localized lumps of gas within a nebula। तो क्या डेफिनेशन है, स्टार्स क्या होते हैं, अगर आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाए, the stars are localized lumps of gas within a nebula, ठीक है। तो नेबुला के अंदर लोकल लम्प्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं जहां पे गैस एक्यूमुलेट हो रखी है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विदिन The gravitational force within the lumps lead to the formation of core to the gas cloud and the huge rotating disk of gas and dust develop around the gas core। क्या है, समझ ही नहीं है, समझेंगे अभी, एक आगे डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। बेसिकली हुआ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर। क्या हो गया था, ये पूरी मान लीजिए आपके पास में गैलेक्सी है, यहाँ पे क्या थोड़ी सी गैस एक्यूमुलेट होकर के इस तरीके से उसने अपना एक कुछ बना लिया शेप, है ना। अब क्या होगा कि ये जो है ना, इसके अंदर पूरे के अंदर कोर बन जाएगा। कोर मतलब इसका एक सेंटर बन जाएगा, समझ आ रहा है, आ रहा होगा ना। ये एक पूरा इसका कोर बन गया, सेंटर बन गया। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं चलो इसको। ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, कोई गैलेक्सी है, ठीक है। इस गैलेक्सी के अंदर कोई लोकलाइज्ड लंप है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही रफली बना रहा हूं, तो आप ऐसे समझ लेना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लोकलाइज्ड लंप है ना, यहाँ पे क्या है, गैस एक्यूमुलेट हो रखी है ना, गैस एक्यूमुलेट हो रखी है। इस पूरे रीजन में जहां पे गैस एक्यूमुलेट हो रखी है, इसका भी एक कोर बन जाएगा, इसका भी एक सेंटर बन जाएगा,
तो ये देखो, ये इसका सेंटर बन गया, ये इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, कोर है। कोर ऑफ दिस पूरा नेबुला था, इसके अंदर लोकलाइज पॉइंट बना, यहां पे भी गैस एक्यूमुलेट होकर के क्या बन जाएगा, एक कोर बन जाएगा। ठीक है, तो lump lead to formation of a core to the gas cloud and the huge rotating disk of gas and the dust develop around the gas core। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि इस पूरे सेक्शन के अराउंड क्या हो जाएगी, यहां पे डस्ट ही डस्ट आ जाएगी। ठीक है, डस्ट इसके आसपास में से घूमने लग जाएगी। अब डस्ट भी किस फॉर्म में घूमेगी, डिस्क के फॉर्म में। डिस्क जो होती है ना, रोटेटिंग डिस्क होती है, रोटेटिंग डिस्क के फॉर्म में यहां पे घूमने लग जाएगी। तो देखिए कुछ ऐसा हो रहा होगा, सेपरेट अगर मैं इसको करूं, ये आपकी कोर है ना, इस कोर के आसपास में यहां पे कुछ ऐसे डस्ट हो गई है, और डस्ट है ना, वो ऐसे डिस्क के फॉर्म में ऐसे रोटेट कर रही है ना। डस्ट है जो डिस्क के फॉर्म में रोटेट कर रही है, डस्ट है जो डिस्क के फॉर्म में रोटेट कर रही है। क्या है, डस्ट है, ये इसकी कोर है। तो इस कोर के आसपास में पूरे में से हो जाएगा, ये काम यहां पे होने लग जाता है। In the next stage, the gas cloud starts getting condensed. सर पीछे से ले लेना। In the next phase, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into a small rounded objects। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर की हमने बात कर ली। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, मतलब इकट्ठा होना शुरू कर देता है वो। एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंड अबाउट्स ऑब्जेक्ट्स। जो अभी कोर की हमने बात करी थी ना, ये कोर, इस कोर के आसपास में क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कोर के आसपास में ये पूरा क्या होना शुरू हो जाएगा, कोर के आसपास में ऐसे राउंड अबाउट ऑब्जेक्ट्स बनने लग जाते हैं, कुछ ऐसे गोल गोल से हमारे पास में शेप्स बनने लग जाएगी। दीज राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड द planetesimal। These roundabout cohesion develops into what is called planetesimals। क्या बन जाते हैं, planetesimals बन जाते हैं। ठीक है, लार्जर बॉडीज, planetesimals है ना, larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together। planetesimals are large number of smaller bodies। बेसिकली देखिए क्या है, हम इसका एक डायग्राम देखते हैं। यस, देखिए ये पूरा एक नेबुला था, ये पूरा एक नेबुला था। इस नेबुला से हमारे पास में क्या बनने लग गया, कुछ एक ऐसा कोर जैसा शेप बनने लग गया। वो क्यों बनने लग गया था, क्योंकि गैसेज एक जगह पे कंसंट्रेट होने लग गई थी, है ना। तो गैसेज कंसंट्रेट होने के बाद में उसके पास में क्या बना था, एक्रीशन के थ्रू, यानी मैटर उसके पास में, डस्ट उसके पास में आके एक डिस्क लाइक शेप बनने लग गई थी। ये डिस्क लाइक शेप बन रही है ना, डिस्क लाइक बन रहा है, ये डिस्क लाइक जो रोटेट कर रही होगी ना, तो ये डिस्क लाइक बनने लगी, यहाँ पे रोटेट करने लग जाती है। देन रोटेट करते हुए कि हम आगे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनने लग जाते हैं, प्लैनेटसाइमल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, प्लैनेटसाइमल्स क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लैनेटसाइमल्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थॉट टू एग्जिस्ट इन प्रोप्लैनेटरी डिस्क एंड डिब्री डिस्क। बेसिकली क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, कुछ सॉलिड चीजें हैं। वो क्या है, कुछ मैटर जो वहां पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए थे। अब जैसे ही मान लो गैस पूरी जगह पे कंडेंस्ड हो गई, उसके आसपास में भी तो कुछ ऐसी चीजें रह जाएगी ना। सारी की सारी गैस आकर के एक्यूमुलेट तो होगी नहीं 100%, 90% हो गई, 95% हो गई, तो उसके आसपास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज बच जाएगी। तो अब जैसे गैस एक्यूमुलेट होकर के कुछ ऐसी बन गई, यहाँ थोड़ा सा इसका कुछ पार्टिकल बच गया, ये पूरा एक्यूमुलेट होकर के कुछ ऐसी शेप बन गई, यहाँ थोड़ी बहुत बच गई। अब ये भी क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी क्या है, सॉलिड पोर्शन है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है। डिब्रीज बच गई, ये जो लास्ट में बच गया उसको हम डिब्री कहते हैं, तो डिब्रीज टाइप में बच जाएंगी और ये इसके आसपास में कुछ ऐसा घूमना शुरू कर देंगी। ठीक है, प्रोटोप्लैनेटसाइमल्स की हमने बात कर दी। तो यहाँ पे फिर इनके बीच में कोलिजन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये सब चीजें भी काम करेगी और ये सारे एक साथ आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया था, डिस्क लाइक ये डस्ट यहाँ पे घूमने लग गई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि जो एक्यूमुलेशन के बाद में ऐसे छोटे छोटे बच गए होंगे, उनका भी क्या होने लग गया, ऐसे फॉर्मेशन होने लग गया था प्रोटोप्लैनेट्स का, और वो भी इसके पास आ करके क्या कर रहे हैं,
वो भी इसके पास में आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घूमने लग जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे सेक्शंस यहाँ पे बनने लगे हैं। देखो ये छोटे छोटे आपको जो शाइनिंग सा सेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं इसको अगर करूँ, ये देखो ये वाला, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटोप्लैनेट्स हैं। बेसिकली ये प्रोटोप्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से जब डस्ट बननी शुरू हो गई थी डिस्क लाइक के बाद में, फिर प्रोटोप्लैनेट्स बच गए थे। प्रोटोप्लैनेट्स भी यहाँ पे इनके आसपास में डिस्क के साथ साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यस। In the final stage, these large number of small protoplanetesimals accrete to the form of a fewer larger bodies in the form of planet. तो अब हुआ क्या, ठीक है, यहां पे क्या चीज हो गई है, अब ये जो साथ साथ में घूम रहे थे प्रोटोप्लैनेट्स, है ना, ये भी क्या होने लग जाएंगे, एक साथ आने लग जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमें, प्लेनेटिसाइमल्स जो थे, प्लेनेटिसाइमल्स क्या है, जो छोटी छोटी जो हमारे पास में बच गए थे, ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो थे, दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लेनेटिसाइमल। छोटी छोटी जो हमारे पास में डिब्रीज जो बच गई थी, उन सब के एक साथ आने से, छोटी छोटी जो डिब्री के अंदर पार्ट बच गए थे, उन सब के एक साथ आने से प्लेनेटिसाइमल बन गए थे। और ये प्लेनेटिसाइमल एक साथ आने से, ठीक है, प्लेनेटिसाइमल के एक साथ आने से क्या बनेगा, देखिए, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये बहुत सारे एक साथ में आएंगे, इनसे क्या बनेगा, इनसे क्या बनने लग जाएगा, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट एक साथ में आएंगे, प्लेनेटिसाइमल बनाएंगे। इन प्लेनेटिसाइमल से हमारे पास में क्या बनने लग जाएगा, प्लेनेट बनने लग जाएगा। प्लेनेटिसाइमल बनेंगे, और प्लेनेटिसाइमल बहुत सारे मल्टीपल होते जाएंगे, और भी साथ में आते जाएंगे। जैसे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बहुत सारे साथ में आ गए, प्लेनेटिसाइमल बना दिया, प्लेनेटिसाइमल साथ में आ गए तो क्या बना देंगे, प्लेनेट को बना देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, नेबुला था, नेबुला में गैसेज एक साथ आई, गैसेज के एक साथ आने के बाद में वहां पे क्या हुआ, डस्ट जो थी वो उनके आसपास रोटेट करने लग गई। अब जैसे डस्ट उनके आसपास में रोटेट कर रही है, वहां पे कुछ मान लो जो डिब्रीज हैं, वो डिब्रीज क्या बनने लग जाएंगी, प्लेनेटिसाइमल बनने लग जाएगी। और ये प्लेनेटिसाइमल जो है बाद में ये भी एक्युमुलेट हो जाएंगे, ये एक्युमुलेट होकर क्या बना देंगे, प्लेनेट को बना देंगे। ये क्या है, प्लेनेट है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी क्या है, हमारे पास में एक प्लेनेट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में गैस जो थी, वो तो जो सेंटर के अंदर आ गई सारी एक्युमुलेट होकर के, जो गैस सेंटर में एक्युमुलेट होकर के आई वो क्या बन गई, सन बन गई है। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, एक पूरे नेबुला में स्टार्टिंग में क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम ही तो एक्युमुलेट इस तरीके से हो गई थी। उसके आसपास में डस्ट थी, और डस्ट से बाद में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली थी। ये भी हमारे पास में क्या बन गया, इसी तरीके से एक प्लेनेट बन गया, ये भी क्या बन गया, एक प्लेनेट बन गया। तो प्लेनेटिसाइमल्स जो थे वही आगे जाकर के प्लेनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में, यस। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे अभी नेबुला की, तो नेबुला भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये नासा ने कुछ पिक्चर्स रिलीज करी हुई है, नेबुलाज कौन कौन से टाइप के होते हैं उनको अभी हम देख रहे हैं। एक होता है कार्ब नेबुला, ठीक है, क्रैब नेबुला। एक है हमारे पास में क्रैब नेबुला, विच वाज फॉर्म्ड बाय अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन रिकॉर्डेड इन 1054। तो देखिए, इस तरीके से भी एक नेबुला होता है ना। यहाँ पे भी ये सेंटर के अंदर आपको इसको क्या दिख रहा है, कुछ गैसेज होंगी, गैसेज एंड डस्ट। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है गैसेज एंड डस्ट का। ठीक है, गैसेज एंड डस्ट का क्या बना है, ये क्लाउड है, उसी को आप क्या बोलते हैं, नेबुला बोल देते हैं। यहाँ पे भी क्या है, देखिए, कैट आई नेबुला, इसके अंदर एक छोटी सी हमें आई जैसी दिख रही है, इसलिए इसको कैट आई नेबुला भी बोला है ना। ये पूरा आई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी जो एक शेप आई हुई है कि हाँ ठीक है, ये है ना, ये इस तरीके से, तो इसको कैट आई नेबुला बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी एक कुछ हमें कोर जैसा बनता हुआ दिख रहा है, इसके आसपास भी कुछ गैसेज एंड डस्ट का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो ये भी क्या है, गैसेज एंड डस्ट से बना हुआ है, और ये भी एक नेबुला है। तो इनका जो भी क्लाउड बन जाएगा वो नेबुला हो जाएगा। तो इनकी शेप नेबुला भी कोई फिक्स नहीं है। बेसिकली ये दिखाने का पर्पस क्या है, नेबुला की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, नेबुला की कोई भी शेप हो सकती है। आ रही है बात समझ में, यस। तो अभी हमने इसको पूरा पढ़ ही लिया था, किस तरीके से हमारे पास में प्लैनेट्स आते हैं, यस।
तो देखिए क्या होगा, एक बार फिर से मैंने दूसरा यहाँ पे एक और डायग्राम यूज किया है कि जो पूरे गैसेस का मान लीजिए आपके पास में क्या बन गया, एक कोर बन गया। गैसेस के कोर बनने के साथ साथ में उसके आसपास में डस्ट रोटेट करने लग गई। डस्ट रोटेट कर रही है तो उसके पास में क्या होगा, कुछ ऐसे जो पार्ट्स हमारे पास में बच गए थे, डिब्रीज जो बच गई थी, प्लैनेटेसाइमल्स बनने लग जाएंगे। ये प्लैनेटेसाइमल्स भी क्या है यहाँ पे रोटेट करने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे और भी प्लैनेटेसाइमल्स अगर मान लीजिए होंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होकर के पूरा एक प्लैनेट बना देंगे। ठीक है, यस। देन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब हम आ चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमने अभी तक क्या बात करी, यूनिवर्स की बात कर ली, स्टार्स की बात कर ली, फिर हमने प्लैनेट्स की बात कर ली। प्लैनेट्स की जब बात करते हैं तो अर्थ भी एक प्लैनेट है, उसका स्पेसिफिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे लाइफ है, वहां पे हम रहते हैं। तो हमें इस अर्थ के इवोल्यूशन को जो समझना है उसके ऊपर अभी हम चलते हैं। प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। क्या बताया, इनिशियली कैसा था, बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट था अर्थ हमारा, विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या बात बताइए, कैसा एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब जब भी आपको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पूछा जाए ना, तो आप जो भी आंसर मेंशन करेंगे, आप जो लाइन लिखेंगे, उसके अंदर ये वर्ड्स जरूर आने चाहिए, है ना। इनिशियली अर्थ वाज अ बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट, ये तीनों वर्ड्स उसमें जरूर आने चाहिए। दैट द अर्लियर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये भी आपके पास में उसमें जरूर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको जरूर से मेंशन करना है। यस, दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। This is far from the present day picture of the earth, hence there must have been some events, processes which may have caused this change from the rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. Basically क्या कह रहे हैं, जो अर्थ अर्लियर थी, बैरन थी, हॉट थी, है ना, और रॉकी थी, तो ऐसी कंडीशन आज तो नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, वैसी कंडीशन आज नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। तो प्रेजेंट डे अर्थ बनने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उनको हमें समझना है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड दैट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4,600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो क्या है यहाँ पे, 4,600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है बेसिकली इस टाइम पीरियड से 4,600 मिलियन से प्रेजेंट में, तो वो किस तरीके से हुआ है उस पूरे प्रोसेस को हमें समझना है। ठीक है, तो लाइफ के इवोल्यूशन वाली सारा सेक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पूरा सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ के अंदर सीधा का सीधा एक ही लेयर है, वैसे ही पूरी अर्थ है ना। From the outermost end to the atmosphere to the center of earth, the material exists is not uniform. क्या कह रहा है ये, outermost atmosphere। तो देखिए ये जो पूरा अर्थ है, अर्थ के अंदर यहाँ से अगर मान लीजिए आप एटमॉस्फेयर की एक सेक्शन मान रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के भी आप बहुत सारे सेक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, ये अपर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वो अलग है, मिडिल आपको अलग देखने को मिलेगा, लोअर आपको अलग देखने को मिलेगा। इनके क्या क्या नाम है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जियोग्राफी में सब आएगा अपने ना। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड टू द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये अर्थ का कोर है, सेंटर है ना। तो उस पूरे सेक्शन के अंदर की अगर बात की जाए, है ना, तो यहाँ की अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास में अलग मटेरियल आ रहा है, यहाँ का मटेरियल डिफरेंट था, ये मटेरियल डिफरेंट है। इसी तरीके से पूरे अर्थ के अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है ना। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर ये सबसे कम है, एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, इसीलिए वहां पे हम देख रहे हैं कि इजीली हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ्स इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन एंड ईच ऑफ दीज कंटेन मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पूरे अर्थ के अंदर अलग अलग हमें मटेरियल मिलते हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हाउ वाज द लेयर्ड अर्थ स्ट्रक्चर, हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि अर्थ की जो अलग अलग लेयर वाली स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी। हमने ये सब कह दिया कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स अलग हैं, अर्थ के सरफेस के अलग हैं, अर्थ के कोर तक जाओगे वहां अलग मिलेगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर थोड़ी डेंसिटी आपको कम मिलेगी, अर्थ के कोर में आपको ऐसा है, सब चीजें ठीक है, लेकिन लेयर्ड पूरी चीज जो अर्थ की हमें देखने को मिलती है कैसे बनी, है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे आया,
ये जो चीज है ना लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो आई कैसे, वो समझने की बात है। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब देखो सबसे पहली बात तो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर तो ठीक है, लेकिन लिथोस्फेयर खुद होता क्या है ना, ये सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन है। लिथोस्फेयर खुद क्या चीज है? लिथोस्फेयर वो सेक्शन होता है जहां पे हम रहते हैं, अर्थ का वो सेक्शन जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ का जो सरफेस हम देख पा रहे हैं वो पूरा लिथोस्फेयर का पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसी के इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम यही सारी चीजों को पढ़ते हैं। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। बेसिकली क्या है, अर्थ के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ता गया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। This allowed heavier materials like iron to sink towards the center of the earth and lighter ones to move towards the surface. Yes, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो heavier material है अर्थ का, वो क्या हुआ था, अंदर की तरफ सिंक कर गया, क्योंकि डेंसिटी वहां पे ज्यादा थी। टेम्परेचर अगर हम बात करें कि वहां पे ज्यादा था, इसी वजह से डेंसिटी की वजह से क्या हो गया, वहां पे वो प्रेशर के साथ में नीचे की तरफ जाने लग गया, तो वो सिंक वहां पे कर गया। जो लाइटर था वो ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि अर्थ पहले वोलेटाइल स्टेट में थी। बहुत ऐसे आप मान सकते हैं कि जितना अभी हमें स्टेबल पूरा लैंड मास दिखता है ना, उतना वैसा नहीं था वो। विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर, सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। तो क्या कहा जा रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया वहां पे क्या होने लग गया, धीरे धीरे पूरी अर्थ ठंडी होती गई, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स निकल गए, तब जाके उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के साथ साथ में जो मटेरियल था वो भी क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया, तो वो भी क्या होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा। आपने देखा होगा ना, मॉल्टन स्टेट के अंदर कोई भी चीज होती है वो क्या करती है कि लिक्विड जैसी फॉर्म में आ जाती है, यानी वो रीजन ज्यादा कवर कर सकती है। लेकिन जैसे ही चीज ठंडी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, वो अपना जो एरिया है वो कम कॉम्पैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई थी। आयरन जो था जैसे मॉल्टन स्टेट के अंदर था, वो इतना ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी लिक्विड फॉर्म ले रहा है, लेकिन क्या होगा, जैसे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, तो वो एक कोई ऐसे डेफिनेट शेप ले लेगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका साइज भी कम हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में साइज कम हो गया, ये अब क्या बन चुका है, सॉलिड बन चुका है। पहले क्या था, लिक्विड की स्टेट में था, तो लिक्विड से जैसे सॉलिड के अंदर बना, साइज उसका स्मॉल हो गया। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही साइज जैसे इसका कम होता गया, फिक्स होता गया, ये इससे हमारे पास में अर्थ का आउटर सरफेस बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इंपैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। मून के बनने की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अर्थ को आकर के एक सेक्शन हिट किया था, एस्टेरॉइड ने हिट किया, उसके बाद में वहां से एक सेक्शन सेपरेट हो गया, मून बन गया, है ना। तो उस टाइम पे भी अर्थ क्या, जैसी कोई चीज की हिट होगी फिर से वो गर्म हो जाएगी। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ differentiation that the earth forming material got separated into layers। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ रही है, क्या कह रहा है, एक प्रोसेस का नाम है इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। क्या कहा, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू ही अर्थ की जो लेयर्स हैं वो बनी है, ठीक है ना। मैटर जो है, मटेरियल जो है वो अलग अलग होता गया और अर्थ की हमारे पास में लेयर बनी। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू लेयर्स। अलग अलग लेयर्स के अंदर वो सेपरेट होता गया। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट वी हैव लेयर्स लाइक क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्या क्या नाम बताया, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, या इसको मैं लिख देता हूं मेंटल एंड देन कोर। कोर के भी दो पार्ट हैं, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। तो देखिए यहां पे हमारे पास में तीन पार्ट आ गए हैं अर्थ के, एक है क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। कोर के दो पार्ट हम फिर से फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। मतलब आप जैसे जैसे क्या करोगे, ऐसे अर्थ के डीप में जाओगे, डेप्थ में जैसे जैसे आप जाओगे, यहां से यहां पे आप जाओगे, अर्थ का देखो जो सरफेस है ना, उसको मैं कुछ ऐसा डिवाइड कर रहा हूं, ये क्रस्ट, ये मेंटल
और यहाँ पे फिर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, क्रस्ट वाला जो है ये क्या आपको सरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वहां पे क्या होता है, मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है ना। नीचे नीचे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी इस पॉइंट तक, जैसे जैसे आप आओगे इनर कोर वाले सेक्शन तक। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज, वी शैल डिस्कस द डिटेल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने आपको कहा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पूरे इसी चैप्टर के इसी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हो। सबसे पहली चीज हमें यहाँ से क्या पता लगी, हमें ये पता लगा कि पहले लिक्विड मोल्टन स्टेट के अंदर था, तब वहां पे क्या कंडीशन थी, है ना। उसके बाद में उसका जैसे जैसे कंडेंसेशन होने लगा और सॉलिडिफाई होती गई तो स्मॉलर उसका साइज हो गया, देन वहां पे उससे क्रस्ट बन गई। क्रस्ट बनने के बाद में हमें पता लगा कि भाई एक प्रोसेस हुआ था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के क्या हुआ, उसके थ्रू अर्थ के अंदर अलग अलग हमारे पास में मटेरियल सेपरेट होता गया और उसकी लेयर्स बनती गई डिफरेंशिएशन के थ्रू, है ना। देन उसके बारे में पता लगा कि भाई अर्थ की जो सरफेस है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसका एक का नाम क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कोर के दो पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। यस, इसका मैंने एक डायग्राम भी अटैच किया है, ये देखिए। तो ये हमें अब क्या बता रहा है कि अर्थ की कुछ सरफेस ऐसी है, ठीक है। तो ये वैसे आप इन डिटेल सारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या होगा, अर्थ की जो ऊपर वाली जो पूरी सरफेस दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इस पूरे को क्रस्ट कहा, उसके बाद में मेंटल, देन कोर। कोर को हमने फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर एंड इनर। ये वाला हमारे पास में मेंटल है, ऊपर वाला हमारे पास में क्रस्ट है। क्रस्ट कहां से कहां तक, 0 to 100 किलोमीटर की उसकी थिकनेस होती है। क्रस्ट को भी फिर हमने डिवाइड कर दिया, क्रस्ट के अंदर एक पार्ट आता है लिथोस्फेयर। जो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, जो ये मेंटल यहां से चल रहा है, यहां से लेकर के जो मेंटल शुरू हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा मेंटल वाला पार्ट चल रहा है, जो मैंने रेड से आपको हाईलाइट मार्क किया है, यहां तक ऊपर का जो पार्ट है ये मेंटल वाला पार्ट है। अब क्या कर रहा है, लिथोस्फेयर, जो अभी हमारे पास में एक वर्ड आया था, लिथोस्फेयर क्या करता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास में पार्ट है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल का ऊपर वाला सेक्शन, इन दोनों को मिला करके ये जो पार्ट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है, लिथोस्फेयर है। क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है। यहां तक आपके पास में रेड रेड से जो मैंने मार्क किया वो क्या था, वो आपके पास में मेंटल के बाउंड्री स्टार्ट हुई थी, इसके नीचे पूरा मेंटल आ रहा है, ठीक है। ये मेंटल और ऊपर का जो क्रस्ट था, क्रस्ट कौन सा, जहां पे हम रह रहे हैं, क्रस्ट वो वाला पार्ट है जहां पे हम रह रहे हैं, लाइफ जो है ना, वो सारी चीज हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे आपके पास में माउंटेन्स भी है, यहाँ आपके पास में सी भी है, सब कुछ, पूरी जो लाइफ है वो पूरा क्रस्ट के ऊपर है। तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल को मिला के लिथोस्फेयर, जिसका फॉर्मेशन अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। जो क्रस्ट कितना होता है, ये ऊपर की क्रस्ट जो होती है उसकी 0 to 100 किलोमीटर की थिकनेस होती है। देन उसके अंदर मेंटल आ जाता है, कोर, आउटर कोर, इनर कोर आ जाते हैं, और कहां तक डेप्थ जाती है, 6378 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना अर्थ की डेप्थ है, क्रस्ट से लेकर के आप इनर कोर तक आओगे तो वो 6378 किलोमीटर। यहाँ पे आपको टेम्परेचर हाईएस्ट मिलेगा, डेंसिटी आपको हाईएस्ट मिलेगी, हैवी मटेरियल्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड मिलेंगे। अभी के लिए इतना काम, आगे चलते हैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। यस, नाउ इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो अभी तक हमने लिथोस्फेयर की बात कर ली थी। लिथोस्फेयर कौन सा वाला पार्ट था, क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट था, वो हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर की। एटमॉस्फेयर आप सबने सुना है, हाइड्रोस्फेयर पानी वाला पार्ट, वाटर से रिलेटेड जितना भी पार्ट है सारा हाइड्रोस्फेयर के अंदर। सॉरी, द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। किन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ठीक है। प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट डे के अंदर बात करें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8, आगे हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस जो हैं वो इवोल्यूशन की आई थी। द फर्स्ट स्टेज, देखिए फर्स्ट स्टेज के अंदर में क्या बताया हुआ है, बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इन द सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट फेज के अंदर क्या चीज हुई थी हमारे पास में, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। जो सबसे पहले एटमॉस्फेयर बना था, देखो सबसे पहले जब एटमॉस्फेयर बना होगा तो उसमें कौन कौन सी चीजें रही होगी, उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम
मैक्सिमम रहा होगा ना। दूसरी गैसेस भी वहां पे नो डाउट प्रेजेंट रही होगी, क्योंकि अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ उसके बाद से लेकर के जब तक लाइफ नहीं आई या जब तक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उस दौरान नए नए एटम्स बने थे, नई नई गैसेस बनी थी। लेकिन सबसे ज्यादा आप वहां पे मेजोरिटी देखोगे तो किन की, हाइड्रोजन की आपको देखने को मिलेगी, है ना। आज के एटमॉस्फेयर में हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की हमें मेजोरिटी देखने को मिलती है ना। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो था उसमें कुछ और गैसेस थी। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर बनने के लिए जो सबसे पहले की जो गैसेस थी पहले तो वो खत्म हुई होंगी। खत्म होने के बाद में क्या हुआ था, हॉट इंटीरियर जो अर्थ का था उसने क्या किया था, एटमॉस्फेयर बनाने का काम किया था। कैसे, फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मान लो हीटेड प्लैनेट था हमारा, उसकी वजह से वहां पे कुछ कंडेंसेशन होने लग गया, है ना, कुछ वहां पे डिकम्पोजिशन भी हुई होंगी। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जाके वो और कूल डाउन हुआ, फिर वहां पे लाइफ बनी, फिर फोटोसिंथेसिस होने लग गया, फिर रेन वगैरह भी होने लग गई। उसकी वजह से फिर से वहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन सब के कॉम्बिनेशन में चेंजेस आने लग गए। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस आई थी। इसको समझते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है उसको इन डिटेल देखते हैं। द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए क्या बात है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, मैक्सिमम वही रही होंगी क्योंकि पहले क्या थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम ही थी। इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स। बेसिकली क्या था, सोलर विंड्स, तब जैसे प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म था वहां पे कुछ सोलर विंड्स चलती थी, उनकी वजह से वो वहां से हट गई। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल द terrestrial planet which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of the solar wind। देखो सारे प्लैनेट्स की जब स्टडी करते हैं ना तो एक बात हमें बड़ी कॉमनली समझ में आती है कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो सबका था ना वो आज प्रेजेंट नहीं है। प्राइमोर्डियल मतलब जब अर्थ बनी थी उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो आज नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि सोलर विंड्स चली थी। सोलर विंड्स ने क्या किया, हाइड्रोजन हीलियम को वाइप आउट कर दिया। ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं, सबके केस में ऐसा हुआ था। देखो यहाँ पे क्या था, जो हम बात करें प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर, यानी अर्लियर जो हमारे पास में एटमॉस्फेयर था, जब तक वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं, लाइफ नहीं थी तब तक की बात कर रहे हैं ना, तो वो अर्लियर वाली बात है और ये प्रेजेंट डे वाली बात है ना। तो देखो इसमें क्या था, नाइट्रोजन गैस थी वहां पे उस टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, मीथेन थी, अमोनिया थी। तो देखो ये गैसेस वहां पे थी, हाइड्रोजन थी वहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, ठीक है, H2O मतलब जो वहां पे वाटर वेपर वगैरह था वो भी था। तब हम बात कर रहे हैं कौन से टाइम की, जब तक ओशंस वगैरह बन चुके थे ना, वो वाले टाइम की बात करें, तब तक वहां पे हाइड्रोजन भी काफी सारी थी, मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी, वो गैसेस भी थी। प्रेजेंट वाले में बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रही थी, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास में आ गई, ठीक है। नाइट्रोजन तब भी थी, नाइट्रोजन आज भी है ना। मीथेन यहाँ पे आज भी है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के कंपैरिजन में हम देखें अगर यहाँ पे, उससे बहुत कम हो गई। वाटर वेपर आज भी है, ऑर्गन वगैरह दूसरी गैसेस भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे लाइफ हमारे पास में पॉसिबल हुई, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन वगैरह, है ना, तो उन सब की वजह से वहां पे नई नई जो हमारे पास में जो कहते हैं ना ऑक्सीडेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद में नए नए एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए। तो वो भी आज एटमॉस्फेयर के अंदर सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है, और ये सोलर विंड्स की वजह से हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह यहाँ से वाइप आउट हो गए, ठीक है। अमोनिया वगैरह का भी जो शेयर है वो बहुत कम आ गया, मीथेन आज भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन आ गई जिसकी वजह से लाइफ और पॉसिबल हुई। Yes. During the cooling of Earth, gases and water vapor were released from the interior of the solid Earth. अर्थ के सॉलिड में क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो क्या होने लग गया, देखो पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा, वेपर बन जाएगा, वही वाटर वेपर बना था, क्योंकि अर्थ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता ही वाटर वेपर बन गया था। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of free oxygen। ये हम बात कर चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं। The process through which the gases were outpoured from the interior of the interior is called the degassing। देखो ऐसा कौन सा प्रोसेस था जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर से गैसेस का, वाटर वेपर का निकलना शुरू हुआ और गैसेस बननी शुरू हो गई, वो था डीगैसिंग, ठीक है। कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। अब क्या था, अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी, वहां पे कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे। वॉल्केनिक इरप्शन में आप पढ़ोगे, जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है वहां पे वाटर वेपर भी बहुत सारा निकलता है, तो इतनी हीट के साथ में लावा वगैरह सब बाहर आ रहा है,
तो वहां पे क्या हो रहा था, जो वाटर वेपर आ रहा था वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गया। अब रिलीज होते होते धीरे धीरे टेम्परेचर तो कम आएगा ही आएगा, है ना, तो उससे क्या होने लग जाएगा, वो कंडेंस होने लग जाएगा। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड, कंडेंस होने लग गया। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज। अब देखो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। बारिश के साथ में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर आ गई, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेयर धीरे 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 कम होने लग जाएगा। जैसे ही बारिश होती है टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। जैसे ही अर्थ वहां पे क्या हो गई, थोड़े से मतलब बारिशें होनी शुरू हुई, धीरे धीरे टेम्परेचर लो आना शुरू हुआ, कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, फिर से वो क्या होने लग गया, वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बन के फिर कंडेंस हुई, फिर बारिश हुई, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा। रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू ओशन। बेसिकली क्या था, पहले ओशंस थे नहीं, तो जैसे जैसे ओशन कैसे बने, अर्थ के जो दो सरफेस थे, एक सरफेस ये था, एक मान लीजिए कुछ ऐसे था, है ना, तो ये जब ऐसे सरफेस थे, एक कॉन्टिनेंट इधर है दूसरा उधर है, तो जैसे जैसे बारिशें होती रही, यहाँ पे रेन वाटर नीचे आता रहा, तो क्या रहेगा, वाटर फ्लो करके इधर चला जाएगा और यहाँ पे वाटर इकट्ठा होने लग जाएगा, और ये जो इकट्ठा होकर के पूरा क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा। इस तरीके से ओशन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। द अर्थ ओशंस वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो फिर से एक और चीज यहाँ पे हमारे पास में आ रही है, क्या पता लग रहा है, ओशंस की लाइफ पता लग रही है। द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कितने टाइम में बन गए थे, 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ही वो बन गए थे अर्थ के फॉर्मेशन के। यस, देन हमारे पास में दिस टेल्स अस दैट ओशंस आर एज ओल्ड एज 400 मिलियन ईयर्स। कितने, 4000 मिलियन ईयर्स पुराने। दिस टेल्स अस दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। Sometime around 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व। अब देखो 500 मिलियन ईयर्स के बाद में उनका फॉर्मेशन शुरू हो गया था, 4000 मिलियन ईयर्स तक के पुराने ज्यादा से ज्यादा वो हो सकते हैं। उसके बाद में हमें ये चीज पता लग गई थी कि लाइफ इवॉल्व होनी शुरू हो गई थी, किस टाइम पे, 3008 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 3008 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व। However, around 2500 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis get evolved. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब प्लांट्स होंगे, रेन हो रही होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, तब वो वहां पे उससे क्या बने करेंगे, अपने फूड को बनाएंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो वो प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो गया था। अब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, लाइफ को एक पेस मिल जाएगा, लाइफ थोड़ी और ज्यादा आपको रैपिड वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were saturated with oxygen, and 2000 million years ago, oxygen began to flood the atmosphere. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लग गया था, धीरे धीरे जो ऑक्सीजन वगैरह बन रही थी, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का शेयर बढ़ने लग गया था, और ओशंस की तरफ से भी बाद में क्या होने लग गया, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन राइज होने लग गया। यस, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ कैसे आई उसके बारे में बात करें, तो लास्ट फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लीड्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्या बता रहा है कि अर्थ का इवोल्यूशन जो हुआ था वो लास्ट फेज के अंदर क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहां पे आके हम कह रहे हैं कि अर्थ का इवोल्यूशन कंप्लीटली हो चुका है ना। इट इज अनडाउटेबली clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of the life. हमें पता है इनिशियली तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि लाइफ पॉसिबल नहीं थी। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली जब हम अर्लियर एटमॉस्फेयर को देखते हैं, वहां से प्रेजेंट जो हमें चीज देखने को मिल रही, हुआ क्या था, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक साथ आने से ही कुछ ना कुछ चीजें वहां पे पॉसिबल हुई थी, है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन टाइप में ही तो सारी चीजें हो रही थी। तो ये बात यहाँ क्या कही जा रही है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही थी, उसी की वजह से आज लाइफ पॉसिबल हुई है। अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, नए नए मॉलिक्यूल्स बनते रहे, नई नई गैसेज, नए नए आपके पास में एटम्स आते रहे, है ना, और बाद में वो नए नए बन के उनसे नए कॉम्बिनेशंस बने, और फिर आपके पास में क्या हो गई, लाइफ आ गई, जैसा, है ना। This assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance.
The record of the life that existed on this planet in different periods is found in the rocks in the form of fossils. The microscopic structure closely related to the present form of blue algae have been found in the geological formations much older than some 3000 million years. तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारे पास में लाइफ के जो अर्लियर सैंपल्स हमें मिलते हैं, इनमें मिलेंगे एज अ फॉसिल्स मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, रॉक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लाइफ का मतलब सीधा ह्यूमन लाइफ नहीं है, लाइफ का मतलब एल्गी भी हो सकता है ना, एल्गी से ही शुरुआत हुई होगी। तो सिंगल मॉलिक्यूल या फिर आप कह सकते हैं अमीबा वगैरह जैसे कुछ ऐसे चीजें बननी शुरू हो गई थी, सिंगल सेल के कुछ ऑर्गन्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे, तो ऐसी चीजें हमारे पास आनी शुरू हो गई थी। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। किसका मिला हुआ है? ब्लू एल्गी का मिला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमें लाइफ के जो ट्रेसेस मिले हैं, है ना, 3000 मिलियन ईयर्स, इससे भी पहले के हैं, ठीक है, इससे भी पहले के हमें मिल रहे हैं। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द लाइफ बिगन टू इवॉल्व समथिंग 3800 million years ago. The summary of evolution of life from the unicellular bacteria to the modern man is given in the geological time scale on page 18. ठीक है, कुछ मान लीजिए 3800 million years, ठीक है, यहां से लेकर के 3000 मिलियन ईयर्स, इसके बीच में कहीं ना कहीं ब्लू एल्गी का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये एक अंदाज लगा रहे हैं, ये मतलब इसकी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। फिर क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको अमीबा का एग्जांपल दिया, है ना, सिंगल सेल वाले कुछ ऐसी चीजें बनी होंगी, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए इवोल्यूशन की इस स्टेज तक आ गए कि ह्यूमन का आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें अगर हमें समझनी है तो किसके थ्रू हम समझ सकते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ तो है कि पेज नंबर 18 पे, पर पेज नंबर 18 पे ऐसा कुछ है नहीं। जब बुक्स को रैशनलाइज कर दिया तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया। हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा किसी दिन अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस भी कुछ हम ऐसे टॉपिक्स करें जिसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको बताऊंगा, और उससे भी आपको चीजों में काफी सारी क्लैरिटी आएगी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग। आई होप कि आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, बिकॉज अब हम फिजिकल जियोग्राफी में एंटर कर रहे हैं, कोड जियोग्राफी के टॉपिक से थोड़ा सा इनको समझने में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।